दिवाली बीतेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में महाराजनीतिक संग्राम शुरू हो जाएगा। 9 विधानसभा उपचुनावों का वो चरम काल होगा। 13 तारीख को वोटिंग है और 31 और 1 दिवाली में चला जाएगा। 2 तारीख से 11 तारीख तक का समय होगा, लगभग 9 दिन का। 11 तारीख से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। वो 9 दिन जो है वो महासंग्राम के होंगे 9 दिन उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बड़े चेहरे जमीन पर उतरेंगे प्रचार के लिए, भीषण प्रचार के लिए। अखिलेश यादव की इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर रैलियां तय की गई हैं, दिवाली के बाद शुरू होंगी। योगी जी पिछले 3 महीने से लगातार बाई इलेक्शन वाले इलाकों में जा रहे हैं और दिवाली के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री जाएंगे और हर सीट पर, यानी ये जो 9 सीटें हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, इस हर सीट पर योगी आदित्यनाथ का एक रोड शो भी होगा। आप सोचिए कि इस महासंग्राम का, महासमर की सघनता कितनी है, डेंसिटी कितनी है। योगी जी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड शो भी करेंगे। 9 जगह चुनाव है, 9 रोड शो। और अखिलेश जी भी हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, एक बड़ी सभा करेंगे। बहन जी का भी कुछ खोज खबर नहीं है उनकी पार्टी की कि बहन जी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, या आकाश आनंद ही निकलेंगे। लेकिन भाजपा और सपा ने अपना पूरा व्यूह रचना अपनी तैयार कर ली है कि किसी तरीके से त्योहार निपटे और मैदान में आओ, युद्ध में कूदो। एक प्रश्न जरूर तैर रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई साझा चुनाव अभियान चलेगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जब कांग्रेस ने फैसला किया, या उसको ऐसा फैसला करना पड़ा कि हम बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो कहा गया कि नहीं, हमारा और सपा का दिल एक ही है, 2 जिस्म एक जान है, मेड फॉर ईच अदर, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो भाजपा को हराने के लिए और मजबूती से चुनाव लड़ा जाए इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे। तो इस तमाम दावेदारी का से जुड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ऐसा है, जो आप कह रहे हैं वो सच है, तो उत्तर प्रदेश के इस राजनीतिक महासंग्राम में राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाथ पकड़कर एक मंच पर खड़े हों, तो मान लिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो कहा था और सपा ने जो कहा था वो सच था। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस स्तर के लोग, क्योंकि इससे नीचे किसी के साथ अखिलेश जी भी डैश शेयर नहीं करेंगे, ये भी समस्या है। अब आप कहोगे अजय राय के साथ अखिलेश यादव रैली कर ले, तो नहीं करेंगे ना। तो क्या उतने बड़े कांग्रेस के नेता साझेदारी के लिए तैयार हैं मंच पर? अखिलेश यादव के तो कार्यक्रम तैयार हुए। क्या कांग्रेस के कोई बड़ा नेता उन सभाओं में जाएगा अखिलेश जी के साथ? या समाजवादी पार्टी जैसे चुनाव अकेले, उसके कैंडिडेट 9 पर अब उसके ही हैं, वैसे प्रचार भी अकेले होगा, एकला चलो रे। और एक विषय ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उनमें मूल रूप से, विशेष रूप से निषाद पार्टी की भूमिका प्रचार में कैसी और कितनी रहती है, क्योंकि वो भी आजकल पोस्टर लगवाने में व्यस्त है कि 27 के खेवन हार और संजय निषाद की फोटो, चश्मा लगा के बढ़िया। राष्ट्रीय लोकदल से भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई समस्या नहीं है, उनको एक सीट मिली है, वो प्रचार में है अच्छे से। लेकिन संजय निषाद को देखना होगा, उनकी पार्टी को पर भाजपा को नजर रखनी होगी, ये भी बात सच है। और दूसरी ओर कांग्रेस को देखना होगा, समाजवादी पार्टी को, कि कांग्रेस के लोग सपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए निकल रहे हैं। यह मसला केवल अभी एक्स तक ही है, फेसबुक तक ही है, इंस्टा तक ही है,
या इससे बाहर सड़क पर भी है, क्योंकि चुनाव फेसबुक, एक्स और इंस्टा से नहीं जीते जाते। जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया है कि हम लड़ेंगे, सपा के साथ खड़े रहेंगे, तो खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, या केवल सोशल मीडिया पर समर्थन दिया है कि भाई ठीक है हमारा समर्थन है, सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जैसा मैं हमेशा कहता हूं जब भी बाई इलेक्शन पर चर्चा करता हूं कि ये चुनाव 27 की प्रस्तावना है। 27 का राजनीतिक मानचित्र कैसा होगा, रंग कैसा होगा 27 में राजनीति का, विधानसभा के चुनाव में, उसकी एक झलक आपको इस बाई इलेक्शन में मिल जाएगी। इसीलिए बाई इलेक्शन बड़ा है और कड़ा है, सपा के लिए भी और भाजपा के लिए भी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाले दंगल में अब दिवाली बाद महासंग्राम की आहट सुनाई दे रही है। तमाम दांव और दावों के बीच दिवाली बाद सभी दलों के तेवर और कलेवर की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि 13 नवंबर को होने वाली 9 सीटों के उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को प्रचार भी थम जाएगा। अब इस महासंग्राम से पहले सिलसिलेवार तरीके से सभी दलों की तैयारियों को देखें तो बीजेपी ने भले ही लिस्ट सबसे बाद में जारी की हो, लेकिन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही जीत के लिए अभियान भी जोरों पर है। सीएम योगी खुद कमान संभाले हुए हैं और तो और बीजेपी ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। प्रचार की रफ्तार यहां भी दिवाली बाद तेज दिखाई दे सकती है। हालांकि अयोध्या से लेकर तमाम सीटों पर बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। बीजेपी ने उपचुनाव से पहले बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं का नारा देकर पहले ही धमाका कर दिया है। यूपी के 9 सीटों में से हमें तो पूरा 9 का भरोसा है, शायद एक आध सीटों पर लड़ाई हो, अन्यथा हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो खत्म हो गया है। मतलब वह पहले भी समझ में आ रहा था, आज भी समझ में आ रहा है, स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहे। उपचुनाव के इस दंगल में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का संग्राम तय है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए की रणनीति में उम्मीदवार उतारकर उपचुनाव की नीति तैयार की है। गठबंधन के बाद भी सपा यूपी की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा की नजर अब महाराष्ट्र की सीटों पर जमी है, तो वहीं सबकी नजर अखिलेश राहुल की साझा रैली पर जमी है। देखना होगा कि उपचुनाव में सपा कांग्रेस की साझा रैली होगी या नहीं, और अगर महाराष्ट्र में बात नहीं बनी तो अखिलेश का रुख क्या होगा, ये भी दिवाली बाद ही तय हो जाएगा। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार का नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावे पहले भी थे। उत्तर प्रदेश से ही समाजवादी पार्टी ने उनकी बहुमत की सरकार को रोका, उनकी संख्या कम करने का काम किया, ताकत कम करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वो बैसाखी पे है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 विधानसभा सीट पे सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं टिकने वाली नहीं। यूपी के इस संग्राम में सपा बीजेपी का दंगल है, तो वहीं बाकी दलों का तीसरा एंगल भी है। ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस महासंग्राम में एक बड़ा फैक्टर हैं, क्योंकि इनका खेल बने या ना बने, ये खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। वैसे भी उपचुनाव के दंगल से ठीक पहले मायावती ने आरक्षण का मुद्दा उछालकर नई हलचल मचा दी है। अब ये हलचल उपचुनाव में क्या असर दिखाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल बीजेपी का बटेंगे कटेंगे वाला नारा हो या उपचुनाव का कोई और दांव, अखिलेश यादव के तेवर हों या सपा कांग्रेस के गठबंधन का कलेवर या फिर मायावती के आरक्षण का मुद्दा, कुल मिलाकर 13 नवंबर को
होने वाले 9 सीटों के दंगल में 11 नवंबर से पहले हर दांव दिखाई देगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सियासी गलियारों में दिवाली बाद दिखेगा महासंग्राम? दिवाली बाद उत्तर प्रदेश में इन 9 इलाकों में सियासी आतिशबाजी दिखाई देगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, ऋचा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज भाई का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, बाकी तो पार्टियां बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति मूलतः व्यवहारिक संदर्भों में, तकनीकी संदर्भ में नहीं, तकनीकी संदर्भ में तो सुलगती चट्टान नाम की पार्टी भी अगर कोई है तो वो भी पार्टी है, लेकिन व्यवहारिक अर्थ ये है कि लगभग 80% वोट भाजपा और सपा के बीच में है। 20% में सब हैं, छोटे बड़े भैया पुतुआ जितने हैं। दिवाली बाद एक प्रश्न तो ये रहेगा महत्वपूर्ण कि भाई सपा और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंपेन होता है या नहीं, या अखिलेश यादव के उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव ही लड़ाएं। एक ये विषय, और दूसरा विषय जो मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण है वो ये कि बसपा इस चुनाव में कितनी सक्रियता रखती है। बसपा से मेरा मतलब आकाश आनंद नहीं, मायावती निकलती हैं कि नहीं, क्योंकि मायावती के निकलने का अर्थ दूसरा है, आकाश के निकलने का दूसरा, और निकलती हैं तो कहां कहां जाती है और कितनी सक्रियता दिखाती है। कैसे देख रहे हैं दिवाली बाद के संग्राम को नावेद भाई? जी नमस्कार, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि जो आप हम लोग पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं, और आज दीपावली भी, छोटी दिवाली है, कल दीपावली है। चुनाव भी, जो चुनावी संग्राम है, खासतौर से गठबंधन की राजनीति भी, उसकी भी सूरत दीपावली जैसी होती है। ऊपर से बड़ी मिठास होती है और अंदर अंदर आतिशबाजी भी खूब फूटती है। आतिशबाजी भी खूब, पटाखे भी अंदर गठबंधन की राजनीति में फूटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो, और चाहे जो संग्राम गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आतिशबाजी भी है और मिठास भी है। तो कहीं ना कहीं दीपावली से इनका व्यवहार इस चुनावी मौसम का मिलता जुलता है। जो आपका अहम प्रश्न है, हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये चुनाव 2 बड़े चेहरों के ऊपर हो रहा है, 2 बड़े राजनीतिक चेहरे, जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जैसे हैं, चेहरा एक बड़ा चेहरा है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी है। इस बीच में जो आपने विषय उठाया है कि अब अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, जैसा कि वो लोकसभा में लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन उस वक्त उनके साथ में कांग्रेस भी थी और कांग्रेस का सिंबल भी था, पंजा भी था। उस पंजे ने ये करिश्मा दिखाया था कि दलित वोट बैंक, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के करीब आने में थोड़ा सा झिझकता है, वो इंडिया गठबंधन के नाम पर, पंजे के नाम पर कांग्रेस को लेकर हमेशा दलित सॉफ्ट रहा है। उसने विकल्प के तौर पर बसपा को चुना और कई साल तक सत्ता में बसपा को पहुंचाया। जब बसपा का उदय नहीं हुआ था, मैं उससे पहले की बात बता रहा हूं, उसके बाद काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करने लगा, लेकिन काफी समय के बाद थोड़ा बहुत 20-25% दलित वोट जो है इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश के साथ आया था और वो विजय दिलाई थी। ऐसे में जो आपका प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस के बड़े नेता शाने बशाना उनके साथ खड़े होंगे। बड़े नेताओं का आशय सिर्फ यही है कि खड़गे साहब या राहुल गांधी जी, ये दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अखिलेश यादव का साथ निभाने के लिए। नहीं नावेद भाई, एक मिनट नावेद बाबू, एक मिनट। जहां तक मेरी इस छोटी समझ है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी तो अब आती नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे, इनके बाद चौथे के साथ अखिलेश यादव मंच पर नहीं आएंगे, ये भी जान लीजिए, लिख लीजिए। अब आप कहोगे अजय राय के साथ मीटिंग कर ले, नहीं करेंगे ना। अरे अखिलेश यादव जी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं को हमने सुना है कि हम तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व को कुछ समझते नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके शब्द में दोहरा रहा हूँ। कई हमारे कई मिलना जुलना है कई प्रवक्ताओं से
वो इस तरह की बातें बाकायदा चैनल पे कहते हैं कि भाई हमारा तो समाजवादी पार्टी का रिश्ता केंद्रीय नेतृत्व से है, कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से है, खड़गे जी से है, हमारी बातचीत तो उनसे होती है, यहाँ कौन है हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं, और लगता भी यही है। तो ऐसे में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी और खड़गे जी का आना भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दलित वोट बैंक की मारामारी यहाँ पर होने जा रही है। जो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था लोकसभा में और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत हुई थी, उसमें दलितों का एक बड़ा रोल था। अब वो क्या उसी मिजाज में अभी भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ गए थे, क्या फिर इस उपचुनाव में भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये प्रश्न उठता है। इसके लिए इस मारामारी में खड़गे जी का चेहरा यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ में अगर नजर आता है तो बहुत फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ में एक बहुत अहम बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं बहुत कम समय में कह दूं कि इस वक्त जो दो बड़े चेहरों की लड़ाई है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों चेहरों को हारने या जीतने के बाद कोई बहाना नहीं इनके पास रहेगा। पहले क्या होता था, अखिलेश यादव जी ये कह सकते थे कि साहब ऐसा है कि कांग्रेस अलग लड़ रही थी और हमारा जो जमीनी वोट है वो बट गया। मायावती तो पहले ही कह चुकी है कि हमें मुस्लिम वोट अब मिलता ही नहीं है। तो अब पूरा मौका है अखिलेश यादव को, पूरा मैदान कांग्रेस से छोड़ ठीक है नावेद भाई, ये भी कहा देंगे। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ का खेमा अब ये नहीं कह सकता है कि वो साहब केंद्र अलग था, दिल्ली वाले अलग थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आदमी आ गए थे, उन्होंने टिकट में दखल कर दिया था। कोई दखल नहीं है। योगी आदित्यनाथ पूरे पावर में है, पूरी तरह से हैंड फ्री होकर वो अपने हिसाब से। ठीक है नावेद भाई, ठीक, चुनाव ठीक बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। ठीक, मुझे ऐसी लड़ाइयाँ अच्छी लगती हैं जिसमें भागने की गलियां पहले बंद करो, क्या फिर लड़ो। जिनमें भागने की गलियां खुली रहती उन लड़ाइयों में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती। सीधे जय हो तो माथा आगे करो, तिलक लगवाओ, पराजय हो तो काला टीका लगवाओ। जीत गए तो हम, हार गए तो गुड्डू ने हरवा दिया, ये सब नहीं चलता ना। ये चुनाव इस मामले में ठीक है, अच्छा है ना। इधर वाले भाग सकते ना उधर वाले भाग सकते। यश और अपयश सीधा मिलेगा, अब साइड रोल में कोई है ही नहीं। राज शर्मा जी, मैं एक आंकड़ा देख रहा था लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि उत्तर प्रदेश में गैर जाटव दलित वोट का 54% हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा आपको मिल गया। क्या उसने बसपा का बेड़ा गर्क कर दिया? क्या वो दहाई में भी नहीं रहे, इकाई में आ गए, 9% शेयर पे आ गए। और आपकी बल्ले बल्ले हो गई गठबंधन की, 6 आप भी जीत के लगे हाथ उसी में। बोनी हुई, अच्छी हुई। नावेद बार बार उसी बात को उठा रहे हैं। हम क्या माने, क्योंकि आप लोगों ने भी कस्में खाई थी कि दो जिस्म एक जान है, हम मेड फॉर ईच अदर। तो वो जो कस्में खाई थी गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी पत्थर रख के कि हम और समाजवादी पार्टी साथ जिएंगे साथ मरेंगे टाइप का नारा लगाया था, अब उसकी आजमाइश का वक्त आ गया है। 3 नाम मैंने लिए, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी। चौथे को अखिलेश यादव नहीं चढ़ने देंगे, अशोक यादव भी नहीं चढ़ने देंगे मंच पर, कहेंगे नीचे बैठो। क्या इन तीनों में से कोई आ रहा है रैली में? कटहेरी में, करहल में, मझवा में, फूलपुर में, कुंदरकी में? राज भाई भैया, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपने सबसे पहले कहा कि अखिलेश जी 3 के सिवाय साझा नहीं करेंगे और वो नहीं आएंगे, तो जो भी आपने कहा, तो मैं इस बात का पूरी तरह इत्तेफाक कभी नहीं रखूंगा। बिल्कुल सही है, जब दो परिवारों के रिश्ते होते हैं तो उसमें आप ये नहीं कर सकते घर के सुल्तान को आप माला पहनाएं और जो दरबारी खड़ा है या मुझ जैसा गेट पे खड़ा है मुझे लात मार दे, ऐसा नहीं चलता। और दूसरी बात एक क्लियर कर दूं, आप बार बार कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं मिला। हम अलग बात कहते हैं, हम कहते हैं हमारी 9 की 9 सीट गठबंधन लड़ रहा है। हमारा जो मकसद है वो हमें जी होना है। आ जाए तीसरी बात, आपका नाम राज शर्मा की जगह राज त्यागी रख देना चाहिए। नहीं, कितनी त्याग की भावना आपके अंदर कूट कूट भरी है। नहीं, राज शर्मा ही रहने दीजिए। अच्छा तब ठीक है जी। हाँ, शर्मा ही रहने दीजिए, थोड़ी शर्म लाज है मेरे पास। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ना आत्मा से बोल, मुझे किसी का, मेरी एक कहावत है, मैंने जमीन बेची बंदूक ले ली, बंदूक से मन मरेगा उसे बेच के फिर जमीन ले ली।
मुझे किसी का लालच नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी भी मैच्योर्ड है, वो समझदार है। हालांकि ये मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, वो मैच्योर्ड है, और उनकी और राहुल जी की जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही मुतमईन करने वाली बात है। और आपको आज मैं बता रहा, आपके संग बैठूंगा क्योंकि आप भी मुझे नहीं छोड़ोगे। जब रिजल्ट आएगा आप वाकई देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होगा। और चौथी बात, आप एक बात कह रहे थे कि वो बात अच्छी है, जब युद्ध लड़ो तो पहले वो अमिताभ ने एक पिक्चर में वो लगाया था ना, ताला खोल लो चले जाओ। अगर हारे हो उसको बोलो आप मेरे कारण हारे, अगर जीते हैं तो मेरे कारण जीते। बस मैं आपको इतना मुतमईन करना चाहता हूं दद्दा कि आप निश्चिंत हो जाइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, पहले तो और भी पार्टियां हैं, मैं यूपी की बात में कह रहा हूं, पक्का गठबंधन है। कोई भी लड़ाकू ननंद आ जाए वो तोड़ेगी तुम्हें ना। ठीक बात। अशोक यादव जी, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भी उतर पड़े हैं मैदान में आपके लिए, नहीं? अब तो मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। राज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल 9 सीटों पर हम लोग साझा चुनाव लड़ रहे हैं। हमको सपा के कुछ मित्र बता रहे थे कि दिवाली बाद अखिलेश यादव 9 सीटों पर जाएंगे, है ना, उनका कार्यक्रम तय हो गया है। साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी कोई जाएंगे? कोई स्थिति परिस्थिति बन रही है क्या? या जैसे सिंबल हमारा नेता हमारा, बात खत्म, चलो टाटा बाय बाय, हो गया खटाक? ममता भी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कल एक बड़े चैनल के प्रोग्राम में ये बात कही कि जो 9 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और हमारे संयुक्त प्रत्याशी हैं। अभी राज भाई ने भी बातें क्लियर कर दी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी कभी ऐसा कोई बात नहीं की जिस चीज को आप खोज रहे हैं वो चीज तो आपको कहीं मिली नहीं, न हमारी तरफ से मिली न कांग्रेस की तरफ से मिली। अच्छा, दूसरी बात, ये दिवाली का है चूंकि त्योहार अमिताभ जी, और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता इस दिवाली के त्योहार पर को बुराई पर अच्छाई की विजय के तौर पर मनाती है। अंधेरे को रोशनी से हटाने का काम होता है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक प्रथा है, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं है, हम लोग दिवाली के दिन हमारे लोगों की घर की महिलाएं जो भोर में सूप और लेके डंडा से पीट पीट के जो बुराई का प्रतीक दरिद्र उसको बोलते हैं उसको भगाने का काम करते हैं। दिवाली के भोर में होता है, पूर्वांचल में है पूरा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसका 4 जून को एक ट्रेलर दिखा दी है बुराई को भगाने का एक ट्रेलर जनता ने दिखा दिया 4 जून को अमिताभ भाई, जो बुराई के प्रतीक भाजपा को भगाने के लिए सूप और डंडा लेके जो थोड़ा बहुत सिंबॉलिक मैसेज देना था वो मैसेज दिया है। और बाकी जो रह गई बुराई वो 2027 में वो पूरा तरह से जनता साफ कर देगी, क्योंकि ये जो दिवाली होती है लोगों के जीवन में अंधेरे से हटा के उजाला लाती है। लेकिन भाजपा की सरकार छात्रों के जीवन में अंधेरा ला दिया पेपर लीक करा के, अभ्यर्थियों के जीवन में, पुलिस कांस्टेबल के जीवन में अंधेरा ला दिया, बहुत ओवरेज हो गए पेपर लीक होते होते, नौजवानों को अग्निवीर बना के उनके जीवन में अंधेरा ला दिया, किसानों के जीवन में अंधेरा ला दिया। अंधेरे लाने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल उसी तरह भगाएगी जैसे हम बताए आपको कि सूप और डंडा लेके भगाते हैं। अशोक जी, 27 तो दूर है, 23 तारीख को ही सेमीफाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट को देखने के बाद फिर अपन 27 की कोई रणनीति पर चर्चा करें तो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। अशोक जी ने बाकी ये तो सुना कि कल अखिलेश जी ने क्या कहा एक कार्यक्रम में, लेकिन 2 दिन पहले क्या कहा वो ये भूल गए। उनको सारे कार्यक्रम ध्यान से सुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती, फिर ऐसे कहना त्याग की कोई जगह नहीं होती, दोबारा रिपीट किया क्या, और एक शब्द उन्होंने कहा, एक वाक्य उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न हुआ कि अनदेखी करने वालों से पूछिए, हम थोड़ी ना कर रहे, हमारी तो अनदेखी की जा रही है। ये दोनों सदवाक्य भी अखिलेश जी ने ही बोले। हालांकि एक जिस्म दो जान है कांग्रेस और सपा इस वक्त, उसमें हमें क्या दिक्कत, आप कह रहे हो कि हम लोग शपथ ले लिए, गांठ जोड़ लिए, अच्छी बात है जोड़ लिए तो, लेकिन ये बयान अखिलेश जी के हैं। ये धर्मेंद्र यादव के होते तो भी मैं कहता चलो ठीक है अभी अखिलेश जी बाकी हैं, क्या अखिलेश जी के बोलने के बाद तब कोई बाकी नहीं। उनकी बात के ऊपर न तो रामगोपाल जी बोल सकते, न शिवपाल जी बोल सकते, नावेद गलत तो नहीं करा। तो जब उनने बोल दिया कि अब सियासत में त्याग की कोई जगह नहीं ना, और आप ये भी त्यागी हो रहे, राज शर्मा जी भी, अशोक यादव जी भी, दोनों कह रहे हम गौतम बुद्ध हैं, नो है, दधीच हो जाएंगे, अस्थियां दान दे देंगे।
युद्ध में। और अखिलेश जी कह रहे नो नो नो, ये सब कुछ नहीं, त्याग की कोई जगह नहीं, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स। ये भी हमको समझना चाहिए, इसलिए विषय टेढ़ा हो जाता है। और राजनीति में आप किसी भी आवरण को कब तक रख सकते हैं? कांग्रेस आपके साथ कितनी है और आप कांग्रेस के साथ कितने हो, सोमवार को पता लग जाएगा जब अखिलेश यादव पहली रैली में निकलेंगे। इसके लिए कहा कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं करनी है, पता लग जाएगा उनके साथ कौन है। खैर ऋचा सिंह जी, एक बात तय है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है, लेकिन मैं आरंभ से ये कह रहा हूं और मुझे अच्छा लगा एक कार्यक्रम में अखिलेश जी ने भी उस बात को फिर से रेखांकित किया। मैंने शुरुआत से कहा कि 27 की प्रस्तावना है, ये छोटा उपचुनाव, सीटें 9 ही है लेकिन ये है प्रस्तावना 27 की, ये जान लीजिए, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसमें अखिलेश यादव भी इम्तिहान में है और योगी आदित्यनाथ भी इम्तिहान में। तराजू के एक पड़ले पर अखिलेश जी हैं, दूसरे पर योगी जी हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि 27 की प्रस्तावना लिखी जाएगी इस बाय इलेक्शन के रिजल्ट में? ऋचा सिंह जी, भाई देखिए ऋचा सिंह जी, ऋचा जी सुन रही हैं? अच्छा चलिए, नावेद आप इस बात से सहमत हैं? ऋचा से को जब तक हम लोग जोड़ रहे हैं तब तक आपसे एक सवाल लेते हैं, जो मैंने अभी ऋचा से पूछा वही बात, ये 27 की प्रस्तावना होगा चुनाव? बिल्कुल भी सही है, और उत्तर प्रदेश का मूड भापा जाएगा इससे, और ये देखा जाएगा कि उत्तर लोकसभा के बाद में क्या कोई परिवर्तन हुआ है या वो संविधान बदल देंगे। वाकई वही मुद्दा था, उससे लोगों ने एक संविधान की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं इस गठबंधन के साथ आ गए थे, या फिर उनकी आंखें को बकौल बीजेपी के, या फिर उनको लगने लगा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ही सही है, जो दलित और पिछड़ा वर्ग है। ये सारी चीजें तय हो जाएंगी और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की एक प्रस्तावना होगी और उससे माहौल और परसेप्शन भी बनेगा। ठीक बात है। ऋचा जी जुड़ गई हैं क्या? अच्छा भाई, एक चीज और देखिए जी, कांग्रेस और सपा और सारे विपक्षी दलों ने कहा कि, और खड़गे जी का तो पूरे वो भाषण याद है, उनका चेहरा याद है, राज भाई की पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मेरी बात लिख लो, जनसभा में बोल रहे थे, अगर मोदी आ गए तीसरी बार तो फिर देश में कभी वोट नहीं पड़ेगा। उनकी बात झूठ साबित हो गई, ये भी जनता जान गई। मोदी तीसरी बार आ भी गए, कश्मीर और हरियाणा में वोट पड़ गया, झारखंड और महाराष्ट्र में पड़ने जा रहा, यूपी में पड़ने जा रहा। यानी उनकी बात झूठ हो गई कि 2 बातें कहे थे खड़गे जी कि आरक्षण खत्म कर देंगे और मतदान की प्रक्रिया खत्म कर देंगे, दोनों बातें गलत साबित हो गई। ये भी जनता के सामने है, ये नई बात है, ये भी जनता के सामने। उस वक्त तो जनता डर गई थी, हो सकता भाई खड़गे जी जो बात कह रहे अखिलेश जी कह रहे सही हो, सही निकल जाए, रस्सी के सांप बना के उछाला था। अब तो लोग समझ गए ना गुरु, रस्सी है सांप नहीं है ना, धड़ाधड़ चुनाव हो रहे हैं, धुआंधार चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि भारत में चुनाव बंद हो जाएगा, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, वो गढ़गंगा में प्रवाहित कर दिया गया दोने में रख के वो नैरेटिव। ऋचा, अच्छा भाई लग रहा अशोक जी, ये सवाल आपसे भी लेंगे कि जो आपका मूल नैरेटिव था जिसने आपको 37 सीटें दिलाई, वो यही था, बाकी सब तो सप्लीमेंट्री आइटम थे, मेन कोर्स यही था भोजन में चुनाव के, कि ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, वोट खत्म कर देंगे, वोट का अधिकार खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वो आ भी गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब नहीं कहा था संविधान वाली बात, तो इनको पूछा था। आपने जो दूसरी बात कही कि जो चुनाव नहीं होगा या डिक्टेटरशिप आ जाएगी, आप देखिए, अगर किसी देश का मुखिया अपने आप को ये कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल, मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं भगवान का एक दूसरा रूप हूं, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? उससे तो जनता को यही डर लगेगा ना कि आदमी क्या समझ रहा है अपने आप को। तो जो जनता का
आप देखिए 2014 में आप टेम्परामेंट, बॉडी लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, तमाम चीजें होती। तो 2014 में देखिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। 2019 में मैं चौकीदार हूं, और 24 आते आते ऑलमाइटी मतलब नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो ये ट्रेंड जो लग रहा था, और जनता को भी ये बात लगा, और हम लोगों को भी ये बात अभी भी लग रही है कि अगर 240 के बजाय वो 272 के ऊपर रहते, तो जो बात खड़गे जी कह रहे थे, या जो बात माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे, या राहुल गांधी जी कह रहे थे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अभी हमारे पास स्कोप है इसको चलाने का? आप ये कह रहे हो अभी ये नैरेटिव हम फिर चला लेंगे, अभी स्कोप बचा है 32 सीट का, ऐसा कह रहे हो? ठीक। ऋचा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बड़ा सीधा सवाल और छोटा सा सवाल, चूंकि बहुत देर में आप जुड़ पाई। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए गली बंद होगी इस चुनाव में। बुद्धिमान से बुद्धिमान, प्रगल्भ से प्रगल्भ, मेधावान से मेधावान प्रवक्ता भी रक्षा कवच नहीं दे पाएगा अपने नेता को 23 को। इस बात से आप सहमत हैं? ये चुनाव इस पड़ाव पर आकर हो रहा है। आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए हर चुनाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से ये तो गठबंधन के साथियों को बताना चाहिए, इंडी गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए कि इन्होंने जो गठबंधन किया था, जो वास्तव में ठगबंधन था, आज उसकी असलियत जनता के सामने आ गई। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने विकास की और विरासत की राजनीति की, उत्तर प्रदेश को नित नए आयाम पर पहुंचाया, वो पूरी शिद्दत से हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता के बीच में हम अपने कार्यों को लेकर जाएंगे। और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम 9 की 9 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि 2024 में इंडी गठबंधन ने जिस तरीके की अफवाह फैलाई थी, आज वो अफवाह के बादल छट चुके हैं। और ये तो गठबंधन के अभी अशोक जी भी बता रहे थे, राज जी भी बता रहे थे। लेकिन अशोक, एक मिनट ऋचा, एक मिनट, लेकिन अशोक जी तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास स्कोप बचा है। अब उन्होंने गोल चेंज कर दिया, गोल पोस्ट। अब वो कह रहे हैं नहीं, 272 आती तो ये बंद कर देते चुनाव, बोले अभी तो 32 सीट में हम खेलेंगे। आदरणीय अमिताभ सर, अशोक यादव जी और राज शर्मा जी तो पहले दिन से, जब से 2024 का चुनाव आया है, कभी ये कहते हैं कि सरकार बन ही नहीं पाएगी, कभी कहते हैं सरकार गिर जाएगी। तो ये अति आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और इनका अति आत्मविश्वास इस उपचुनाव में जनता तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि जनता ने इनका असली रंग पहचान लिया। अशोक यादव जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। उन्होंने पीडीए का नारा दिया था, फूलपुर में इनके प्रत्याशी की आप भाषा सुन लीजिए कि किस तरीके से बहुजन समाज के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई है बसपा के जो है प्रतिनिधियों ने, लेकिन उसके ऊपर कोई सफाई नहीं है। और अखिलेश यादव जी ने तो अभी आपने बताया कि 2 दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी जो राष्ट्र के प्रति त्याग नहीं रखती, वो जनता के प्रति कोई त्याग रखेगी, वो उम्मीद करना बेईमानी है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, देखिए कांग्रेस पार्टी का तो आत्मविश्वास पूरी तरीके से हिला हुआ है। और राहुल गांधी जी ने इस उपचुनाव में कांग्रेस की दी एंड की उत्तर प्रदेश पर पटकथा लिख दी है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात तो कांग्रेस पार्टी के फूलपुर के जिलाध्यक्ष जो है बागी होकर चुनाव लड़ गए हैं फूलपुर में, उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के हाथों बेच दिया है कार्यकर्ताओं को, गिरवी रख दिया है पार्टी को। और ये कोई गठबंधन धर्म नहीं है जो ये लोग निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी इच्छा शक्ति नहीं, पूरी इच्छा शक्ति उसके पास है नहीं, और कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। नहीं, लेकिन अभी विलय, ऋचा जी, लेकिन अभी विलय तो नहीं किया ना, अभी विलय तो नहीं किया। अपना झंडा तो अपने पास है ही, उनके पास नहीं। इनकी तो ये हिम्मत है। देखिए, हरियाणा के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास इस कदर हिल गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।
और गठबंधन धर्म की कौन सी बात की जाए? इन्होंने तो 2017 में भी गठबंधन किया था, फिर वो टूट गया, फिर 2019 से बसपा से गठबंधन किया। तो समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है कि इसका गठबंधन एक चुनाव के बाद किसी के भी साथ चलता नहीं। लेकिन आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अलायंस पार्टनर हम लोग मजबूती से एक होकर जनता नहीं, अच्छा वो ऋचा जी, वो निषाद वाला मसला सुलझ गया, क्योंकि वो भी आजकल हर दिन बड़े क्रिएटिव राइटर हो गए, कंटेंट राइटर संजय निषाद हर दिन नया कंटेंट ठोक रहे हैं पोस्टर में, 27 के खेवनहार और अपनी फोटो चश्मा वाली। आदरणीय अमिताभ सर, संजय निषाद जी के जो बयान है उनका लोकतंत्र में सम्मान है, लेकिन आपने देखे कि चुनाव की घोषणा के साथ ही उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा कर दी है कि वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी प्रत्याशी है उनको लड़ाने के लिए, और न सिर्फ लड़ाने के लिए बल्कि जिताने के लिए समर्पित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही मजबूती से चुनाव में जुटे हुए हैं। ये तो त्याग की बात करने वाले बताएं, वो महाराष्ट्र में त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे को लगातार नीचा दिखाने की जो राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर रहा है, इसको जनता समझ रही है, क्योंकि ये ठगबंधन है, इसको जनता जानती है। ठीक, नावेश को एक हाइपोथेटिकल सीन मेरे जहन में आ रहा है। क्या वो आज का नहीं, वो 23 तारीख का है, लेकिन आ गया तो चर्चा कर ही ले। दीपावली की पूर्व संध्या है, अगर मझवा और कटेरी में भाजपा कुछ गड़बड़ाई तो संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें संजय निषाद कहेंगे हम पहले कहे थे हमको लड़ाओ, हमें नहीं लड़ाया, कार्यकर्ता नाराज हो गया, निषाद नाराज हो गया, हार गई पार्टी। क्या? और अगर अखिलेश यादव की पार्टी डगमगा गई, साइकिल हिचकोले खा गई, तो यही अजय राय एएनआई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, लेकिन एएनआई को बाइट देंगे। क्या? सपा का घमंड टूट गया। क्या? कांग्रेस की उपेक्षा भारी पड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये दिख रहा है आपको? ये सारा त्याग तपस्या जितना होती ना, इसके चित्रण उसे हम देखते हैं बाद में। देखिए, हरियाणा जब कांग्रेस हरियाणा हारी तो सपा के लोगों ने कांग्रेस को धो के पचीटा कि नहीं पचीटा। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश हारी तो सपा के लोगों ने उनकी धुलाई की कि नहीं की? नावेद जी। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से रिश्तों में दरारें जो नजर आ रही हैं, उसमें जो बात शायद अशोक जी को ये बात बुरी लगी, लेकिन ये बात सच है कि संजय निषाद के नाराज होने, रूठ हो जाने या हाशिए पर चले जाने या बगावत करने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अगर दरार बढ़ जाती है या जो एकता स्थापित है उसमें कहीं से भी दूरी आ जाती है, अभी 3 साल है करीब, 2.5 साल 3 साल है विधानसभा में, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। मैं एक अहम बात जो मुझे लग रही है, ये एक उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है, इसका कितना महत्व है, ये मुझे एक नारे में नजर आ रहा है कि कटोगे तो बटोगे। ये नारा इतनी तेजी से हिट हुआ है कि वो राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे चला गया है, और इस नारे का जवाब अभी तक विपक्ष में नहीं आया है। और इस नारे ने ये स्थापित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बिखराव नजर आता था, अलग अलग खेमे नजर आते थे कि दिल्ली की भाजपा अलग है, योगी की भाजपा अलग है, संघ का विचार अलग है, वो कहीं ना कहीं कंपाइल, वो जुड़ गया, कहीं ना कहीं से वो असेंबल हो गया है, और उसके रिश्ते जो कमजोर नजर आ रहे थे वो मजबूत हो गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के उस नारे पर मोहर संघ ने भी लगा दी और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री ने भी लगाई, संघ ने भी लगाई, दोनों ने लगाई, प्रधानमंत्री और संघ दोनों ने लगाई। मैं कह दूं कि ये नारा या तो बैकफायर करेगा, बहुत नुकसान कर देगा भाजपा को, और या बिल्कुल फायदा कर देगा। ये तो तय है कि भाजपा अब 80 और 20 का चुनाव लड़ने जा रही है। सिर्फ ये उपचुनाव नहीं, आगे तक के हर चुनाव को वो 80-20 का चुनाव लड़ेगी, हिंदुत्व की रक्षा का ही चुनाव लड़ेगी, और साफ तौर से कहेगी कि विकास भी हिंदुत्व में है, नौकरी भी हिंदुत्व में है, महंगाई का कम होना भी हिंदुत्व में है। ये सब बकवास बातें हैं। हिंदुत्व को बचाना है, अपनी रक्षा करना है, नहीं तो काट दिए जाओगे। मैंने खुद राष्ट्रीय चैनलों पर कई राष्ट्रीय भाजपा के सुना, वो अब ये नहीं कह रहे हैं कि कटने का मतलब कुछ और है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपनी रक्षा करने, हमें काटा गया है। वो अपना इतिहास बता रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी को काट दिया गया,
इस ठीक। हद तक भारतीय जनता पार्टी जी। हिंदुत्व की रक्षा के लिए तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के उस नारे पर मोहर लगा के चुनाव का एक परसेप्शन वैसे ही बना रही है जैसे एक परसेप्शन बना था कि संविधान खतरे में। हालांकि उस परसेप्शन ने बहुत नुकसान भाजपा का नहीं पहुंचाया, यूपी में ही नुकसान पहुंचाया, लेकिन भाजपा का अगर ये नारा हिट हो गया तो बहुत फायदा करेगा, और अगर ये फ्लॉप हो गया तो इतना नुकसान करेगा क्योंकि दलित पिछड़े के दिमाग में आ गया हमें डरा के हमारा वोट चाह रहे हो, यानी हमें बता रहा हो कि कट जाओगे नहीं तो मेरे पास आ जाओ। इसके अंदर तो आक्रामकता है, हमें रिझाओ, हमें संजय निषाद को सीटें दो। अगर ये धारणा आ गई तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा आने वाले कई चुनाव में। ठीक है नावेद भाई, 80-20 ठीक। का परसेंटेज बन गया जी। तो भाजपा ठीक। बल्ले बल्ले। एक नारा आया था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उस नारे ने भारत की राजनीति को अनुलोम विलोम करा दिया। शीर्षासन, कांग्रेस जिधर पैताना रखती थी उधर सिरहाना हो गया, और जिधर सिरहाना रखती थी उधर पैताना हो गया। अयोध्या ने भारत की राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। जो बात नावेद जी को कह रहे हैं, तब ये बात नहीं चली कि हमको डरा रहे हैं। तब दलित भी एक साथ आया, पिछड़ा भी एक साथ आया। कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी। इसलिए ये टीवी पर क्या बहस होती है उसको छोड़ दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक, 711 में बिन कासिम पहला था। बिन कासिम 10-20 लाख आदमी लेके आया था? नहीं ना। परमाणु बम लेके आया था? नहीं ना। गधे घोड़े खच्चरों पे तो आया था, है? और हिंदुस्तान को रौंद के चला गया क्योंकि हम बटे थे। इसका उत्तर कोई नहीं काट सकता। मैं अशोक जी के पास आऊंगा कि अशोक जी, अखिलेश जी ने यह भी कहा कि भारत के अब तक के इतिहास में, उन्होंने बड़ी बात कही कि भारत के, अब नावेद आप भी इस पर गौर करिएगा, कि भारत के अब तक के इतिहास में इससे ज्यादा नेगेटिव और इससे ज्यादा खराब नारा कोई नहीं दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे। एकता रहे तो शक्तिशाली रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये बात इतनी खराब क्यों है आपके लिए? एक क्यों नहीं रहना चाहिए? पूरे देश में एकता क्यों नहीं होनी चाहिए? पूरा देश एक रहेगा तो स्लीपर सेल नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान वाले यहां अपने जहाज लेके थोड़ी ना आते मार करने। अरे वो तो आदमी यहीं के मिलते हैं ना। बंटवारा है इसीलिए तो संकट है। इससे अखिलेश जी इतना नाराज क्यों हो गए कि इससे गंदा नारा नहीं आया भारत के इतिहास में? उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि भारत के इतिहास में इससे ज्यादा गंदा नारा नहीं आया। देखिए अमिताभ जी, उनकी बात 101% सत्य है कि इतना घटिया नारा, इतना सांप्रदायिक नारा आज तक इतिहास में कभी नहीं आया। आप देखिए, आपने कहा कि एकता होने में क्या बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है। क्या जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 लोगों का जो आरक्षण लूटा गया, वो एकता स्थापित करने के लिए लूटा गया था क्या योगी सरकार के द्वारा? योगी जी के द्वारा, मैं पर्टिकुलर उनका नाम लेके कह रहा हूँ। क्या जो नारा लगा रहे माननीय योगी जी, उनकी सरकार के द्वारा जो लूटा गया आरक्षण 19,000 लोगों का, ये एकता स्थापित करने के लिए लूटा गया हिंदू समाज में? वो तो हिंदू ही लोग थे ना, जो पिछड़े दलित थे, हिंदू ही तो है, मुसलमान तो है नहीं। तो वो एकता स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा। और जो लेटरल एंट्री के माध्यम से पिछड़ों दलितों को लूटा जा रहा है, उनके आरक्षण को लूटा जा रहा है, वो क्या है? वो एकता स्थापित करने के लिए? वो तो आप मुद्दा उठा ही रहे अशोक भाई। मैं पूछा इस नारे से इतनी चिढ़ क्यों कि एक रहो नेक रहो, इससे क्यों इतनी चिढ़ है? नहीं, चिढ़ नहीं है। हाँ। चिढ़ जो व्यक्ति बंटवारा, खुद जो पार्टी, जो दल जब से स्थापना हुई, बंटवारे के आधार पे ही स्थापना हुई, जिस दल की, जिस पार्टी की, वो पार्टी कह रही बंटोगे तो कटोगे। ये बात बड़ी हास्यास्पद है। लेकिन अशोक जी, ठीक, एक मिनट अशोक जी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, देश का बंटवारा, एक तो बिन कासिम आया भारत में पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी हमला पर, और दूसरा फिर उसके बाद होते रहे ऐसे हमले, मुगल तक आ गए, अंग्रेज तक आ गए, और उसके बाद जब अंग्रेज गए तो आपके जो पाटीदार हैं, साझीदार हैं, उन्होंने देश का भी विभाजन करा दिया। बटे भी और कटे भी, कोई गलत बात है क्या? इतिहास बदल देंगे क्या हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग? क्या बटे तो कटे नहीं? एक मिनट भैया, बटे तो कटे नहीं क्या? पूरी ट्रेन भर के आई कि नहीं आई शवों की? वो कटे नहीं थे? बांटा देश को तभी ना कटे। अशोक जी, इसमें गलत क्या है? साहब जी,
अमिताभ जी, जब देश का बंटवारा हो रहा था, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो आज जो लोग आरएसएस भाजपा के लोग हैं, उस समय के लोग जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में उन्हीं बंटवारे की पृष्ठभूमि लिखने वाली मुस्लिम लीग के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? सिंध में सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? जो पार्टी, जो संगठन, मैं उसमें तो बीजेपी थी नहीं, लेकिन उसके जो मूल संगठन के लोग थे जो आज बीजेपी में, आज आरएसएस में हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे ना, उन्हीं विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग ना। उन्होंने देश की विभाजन की पृष्ठभूमि रखने वाली मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई। अब आप बताइए, देश को बंटवारे की तरफ ढकेलने में भाजपा का कितना, भाजपा मतलब आप ये, ठीक है अशोक जी, ठीक है, रुकना होगा। आप ये कह रहे हो, ठीक, अब रुक जाओ, आगे बात। अशोक यादव ये कह रहे हैं, ये नोट किया जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दस्तखत किए थे देश के विभाजन पर। गजब बात कर रहे हो भाई। श्यामा प्रसाद से बात हो रही थी बस विभाजन की, वो तो उस मीटिंग में भी नहीं बुलाए जाते थे। वहां तो नेहरू जी थे, वल्लभ भाई थे। गजब बात करते हो भाई, पता कौन सा इतिहास है? श्यामा प्रसाद से क्या लेन देना था उस बंटवारे का? अंग्रेजों ने उनसे पूछा था। नक्शा तो नेहरू और जिन्ना बैठ के तय करते थे ना। आज कांग्रेस से आपका अलायंस है तो आप ये भी नकार दोगे कि नहीं नहीं, वो जिन नेहरू ने नहीं कराया बंटवारा, बोले वो रामलाल था जौनपुर में कचौड़ी वाला, वो ही गया था दस्तखत करने। नहीं चलेगा ना मित्र, इतिहास तो नहीं बदल सकता। नेहरू जी ने अच्छे काम किए, उसकी प्रशंसा, लेकिन बंटवारा उनके कारण हुआ। वो उस वक्त सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट थे बंटवारे के, इसे कोई कैसे इनकार कर देगा? सीमांत गांधी ने आके क्या कहा था महात्मा गांधी से, मैं वो प्रसंग बताऊं, और गांधी जी ने क्या उत्तर दिया था तब? उन्होंने कहा था आपने बकरियों को शेर की मांद में छोड़ दिया। राज शर्मा जी, बटेंगे तो कटेंगे से इतनी नाराजगी क्यों? इस देश से अच्छा इस बात का कौन गवाह है? हमारे भारत की आंखों से बड़ी गवाह और कौन हो सकता है कि बटे तो ट्रेन भर भर के कटे हुए आए, ट्रेन भर भर के कटे हुए आए, बिन कासिम से लेके और पार्टीशन तक एक ही बात सच रही, जब जब बटे तब तब कटे। नाराजगी क्यों इस नारे से? कोई गलत शिक्षा है, कोई गलत बात है? अब मैं आपकी अभी सुन रहा था जी, और आज आप ही से बोलूंगा। आप आज उतने विपरीत और उत्तेजित कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों हो रहे? आपको इंडिया में नहीं और जगह भी मानते हैं, आपका एक सम्मान है। अगर आज आप आने वाली नौनिहाल को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो अमिताभ भाई, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, आपको भी आने वाली नौनिहाल माफ नहीं करेगी। आपका सम्मान है, आपके आगे प्रवक्ता सम्मान से बोलते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि हिंदू महासभा ने भी कहा था कि बंटवारा तो होगा, क्योंकि एक म्यान पे दो तलवारें नहीं रह सकती। मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूंगा, ठीक है, मुझे यह कहने में कतई शर्म नहीं है, कतई नहीं है। मगर एक बात बता दूं, अगर 10 लोगों की इंडिया में एंकरों की बात होती है तो आपका नाम लगभग सबसे ऊपर आता है। आप भी वो बातें बोले, देखिए बुरा लग, मैं आत्मा की आवाज से जी, ठीक है राज भाई, पार्टी होगी, वरना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आती। और आप एक चीज मैं आप ही से पूछ रहा हूं भाई, आज आप बड़े हो इस उम्र में, क्या इन्होंने अमर बेल चढ़ा लिया अपने ऊपर? क्या ऐसा नहीं, क्या ये नामुमकिन है कि ये पलट नहीं सकते? और कटेगे बटोगे, मैं कहता हूं ऐसा नारा उस देश में कहने का कहे जहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर मार्शल हो, सारे हिंदुस्तान में पूरे हिंदू हो, और आप हिंदू को डरा दो। एक बात बता दूं, मेरा घर से अगर बेटा जाए तो मैं बेटे को ये नहीं कहता कि गाड़ी धीरे चलाना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये नकारात्मक तत्व हैं। अरे आप जैसा मुख्यमंत्री मेरे देश में भाई, ठीक है, और आप हिंदू को डराओ, ठीक है, ठीक है राज बाबू, ठीक है, ठीक है। तारीख की आंखें जो देखती हैं उसमें बदलाव नहीं हो सकता। वो कंप्यूटर पर लिखा हुआ पैरा नहीं है जिसमें डिलीट कर दो या कुछ एडिशन कर दो, नहीं, तय हो गया। हम तो कह रहे श्यामा प्रसाद, राम प्रसाद, हिंदू महासभा, फलानी सभा, ढिकनिया सभा, सबने कहा कि विभाजन करो। हम 10-20 और जोड़ दे रहे अपने मन से, अलान फलान सबने कहा। इससे क्या मतलब? नेहरू उनकी मांग को लेके गए थे क्या? नहीं,
उस समय का इतिहास पढ़िए, दुनिया के कई विद्वानों ने उस समय का इतिहास लिखा है भारत का, डिवीजन का, पार्टीशन के समय का। सिर्फ दो व्यक्तियों के बेहद घनीभूत महत्वाकांक्षाओं के कारण भारत माता बट गई थी, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। मोरे ने, गुड्डू पानवाले ने भी कहा था डिवीजन करो, उसके कारण कर दिया था। बोले पप्पू कचौड़ी वाला भी बोला था, उसका नाम नहीं लिया आपने। मैं कह रहा सारे कचौड़ी वाले पान वाले बोल रहे थे, मान लिया, लेकिन डिवीजन की बैठक में वो जाते थे नहीं। कौन जाता था? कृष्णा मेनन जाते थे, जवाहरलाल जी जाते थे, पटेल जाते थे, ये लोग जाते थे ना। और उधर से सिगार पीते हुए कायदे आजम, यही नहीं कर रहे थे। मसला ये नहीं कि राज शर्मा ने क्या कहा, अशोक यादव ने क्या कहा, मसला ये कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने क्या तय किया, यही ना सच है। ये वैसी बात है, गुड्डू ने कहा था, पप्पू ने कहा था, छोड़ दीजिए, सबने कहा, अपनी अपनी राय दी होंगी क्या। बहुत छोटे मुसलमानों ने अपनी राय रखी होगी, हिंदुओं ने अपनी राय रखी होगी, लेकिन जिन्ना और जवाहरलाल दो लोग बदल जाते तो विभाजन नहीं होता। नहीं बदले, इसलिए ये सच है मित्र, है ना। और विभाजन जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों से जिन पर बीती है, मैंने अपने पत्रकारिता के आरंभिक दौर में, नावेद बाबू, ऐसे तमाम लोगों के इंटरव्यू किए और एक एक पन्ने में छापे, एक एक पन्ने में अखबार के। क्या मैं इंटरव्यू करता था तो रोने लगता था। कश्मीर में जो हुआ ना, वो उसकी छोटी रिप्लिका थी, छोटा प्रतिकृति थी, हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ था वो उससे भी विवश था। उसको हम चाहते हैं कि छोड़ दें। और कहा, ये कांग्रेस ने भी कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, नकारात्मक गंदा नारा है। अखिलेश जी ने तो कह दिया भारत के इतिहास का सबसे गंदा नारा है। जिस देश ने इतनी कुर्बानी दी हो बंटवारे के चलते, बिन कासिम से लेके और पार्टीशन तक, वो देश ऐसा नारा क्यों नहीं दे ऋचा राजपूत? इतिहास है, 1711 से लेके 1947 तक, साल गिन लीजिए, सिर्फ बटे हैं इसलिए कटे हैं। कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। और इस नारे को गंदा नारा कहना या नकारात्मक नारा कहना, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नकारात्मक राजनीति है, क्योंकि ये देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अखंड भारत हमारा ये ध्येय है, और अखंड भारत का सपना पूरा होता है कि हमें बचना नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो बंटवारे का काला अध्याय लिखा, आज भी उसकी परिणति हम नकारात्मकता के रूप में किस तरीके से झेल रहे हैं, वो हमसे और आपसे छिपी नहीं है। और आज वर्तमान में फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश को बांटकर, जाति के नाम पर बांटकर, धर्म के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करना चाहती है, देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करना चाहती है। और ऐतिहासिक रूप से बार बार जिस शास्त्रों में भी कहा गया, इतिहास भी हमें सिखाता है। और पता नहीं अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी किस स्कूल में पढ़े, हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, बंद मुट्ठी नाक की, खुली मुट्ठी खास की, लेकिन इसको नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं सीख पाए, क्योंकि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चीजों को सुनते हैं और समझते हैं। ये नहीं होता था, आप गलत कह रही है। ये बताओगे आप नहीं, बिल्कुल अभी 20 आपको फिर तो हिंदुओं को डराते हो, और अगर 60 करोड़ 70 करोड़ बांग्लादेश पाकिस्तान के अरे ये डराने की मत समझो ऋचा जी, मत बोलो। आने वाली अभी माफ करेंगे जुल्म है। आप बताए ना मुझे, आप 20 करोड़ तो कह रहे हिंदू खतरे में है, और 70 करोड़ वो भी आ जाए,
तो तब पता क्या बोलोगे? ये भागो देश पीछे को खतरे में जो भी ताकतें डाल रही हैं उनके साथ आप लोग खड़े हुए हैं। देश को जो भी ताकतें खतरे में डाल रही हैं जिनके साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। आप बांग्लादेश में भी उन्हीं नकारात्मक ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं और आज पहले अपने देती है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में देखने को मिल सकती है, लेकिन भारत उन्हें सिखाना। अब आप हमें सिखाओ क्यों बटे क्यों बट रहा है? आप कैसे, मुझे बताइए, आप एक मिनिस्टर का बच्चा बताइए जब बचने पा रहे हैं क्योंकि अब हम कटने को तैयार नहीं है। बहुत हो गई आपके बंटवारे जुलूस के आगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति को भारत की जनता समझ चुकी है। भारत की जनता समझ चुकी है। आपके देश का बंटवारा किया एक बार और फिर से कांग्रेस पार्टी की मंशा है लोगों को जाति के आधार पर देश को बांटने की। तभी राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर भी जाता है इस तरीके से देश की अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को चलना नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी को। आप देश को फिर बांटना चाहते हैं। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, डॉक्टर ऋचा को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। नावेद भाई, एक आखिरी प्रश्न। 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद के चुनाव ले लीजिए 57 से जो हुए आज तक। पहले कांग्रेस इसको चूंकि वही पार्टी थी बड़ी, वो कहती थी कि भाई सारे मुसलमान मेरे पीछे आ जाओ। बोले नहीं आएंगे तो क्या होगा? बोले फिर ये लोग मारेंगे तुमको। क्या? फिर वही टोटका रीजनल पार्टियों ने सीख लिया, मुलायम सिंह जी ने, लालू यादव जी ने। क्या पिछले 70 सालों से यही नारा तो चल रहा है कि भाजपा को रोकना है तो मेरे पीछे आ जाओ। लोकसभा के चुनाव में 94% पोलराइजेशन है माइनॉरिटीज का समाजवादी कांग्रेस के अलायंस के साथ। वो लोग कह रहे हैं कि एकजुट होने की बात क्यों की जा रही है? इससे ज्यादा गंदी कोई बात नहीं है, ये पाप है। जो लोग पूरी राजनीति में यही नारा लगाते रहे, नेताजी ने कहा था कि हमने हुक्म दे दिया डीजीपी बुला के कि हर थाने में 20-20-33 मुसलमान रखो। क्या कायदे कानून एक किनारे, बोलो 20-20-33 मुसलमान भर्ती करो। नावेशी को वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नारा नहीं चलेगा, ये देश का सबसे खतरनाक नारा है। जी एक बिल्कुल, तरफ ये का बात तो पोलराइजेशन है पवित्र, दूसरी तरफ कोई पोलराइजेशन की बात करे तो वो अपवित्र। देखिए, पॉलिटिकल फॉर्मेट होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, एजेंडे गढ़ने के तरीके होते हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, हमारे देश के जो कमजोर तबके हैं उसमें अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, दलित, पिछड़े, इनको 3 तरीके से दाना डाला जाता है। और ये मुसलमानों के साथ भी हुआ, कांग्रेस ने भी खूब किया, इस बात में कोई शक नहीं है, और समाजवादी पार्टी ने भी खूब किया कि पहले तो तुष्टीकरण किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको रिझाया जाता है कि हम तुम्हें ज्यादा लाभ देंगे, हमारे साथ आ जाओ। उसके बाद में उनको डराया जाता है कि फला आदमी तुम्हें मार देगा, सुरक्षित देगा, आ जाओ। ये सिर्फ कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने नहीं, ये फॉर्मेट बीजेपी ने भी अपनाया है। जिस तरह से कांग्रेस से कहती रही, सपा कहती रही कि मुसलमानों मेरे साथ आ जाओ, दलितों मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें जो है वो भाजपा खा जाएगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी, जिसके साथ दलित समाज नहीं था, उसने संघर्ष करके उनको अपने विश्वास में लिया, अपने धार्मिक आयोजनों में हेड बनाया, सम्मान दिया, वो दिए। अब उसके बाद भी थोड़ा सा बिदक गए लोकसभा चुनाव में, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। देखिए, एक मैं 5 सेकंड में अपनी बात कर दूं। एकता स्थापित करना तो बचपन से हम सबको संस्कार दिए गए, हिंदू को, मुसलमानों को, पूरे देश को, कि भैया अगर ये बात कोई कह रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, बिखरो नहीं, उसका स्वागत करना चाहिए। मुसलमान के बारे में कोई कहे कि भैया फिरकों में मत बंटो, एकता स्थापित करो। देश के लोगों से कहा जाए देश में सब लोग एकता स्थापित करो, बटो नहीं, बंटवारा मत करो, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ का शब्द अगर हिंसक है कि कटोगे, वो बात अलग है कि एक कड़वा इतिहास भी है। लेकिन कड़वे इतिहास को दोहरा के हम देश को आबाद कर सकते हैं, इस तरह की बातें हिंसक और विध्वंसकारी, नफरत फैलाने वाला। बड़ी बात है कि संघ ने भी उसको पहली बार मोहर ऐसे नारे पे लगा दी जिसके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, हिंसा है, ठीक है नावेद भाई, ये बड़ी राजनीतिक टर्निंग पॉइंट है। जी 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए।
जहां से नावेद जी ने छोड़ा मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने शुरुआत में कहा, जिस मुल्क ने 1711 में पहला हमला झेला और डिवीजन तक देखा कि जो ट्रेन आई उसमें रक्त ही रक्त, रक्त ही रक्त, मांस के लोथड़े लोथड़े, नहीं देखा। जिस देश ने कश्मीर में हिंदुओं का पलायन देखा, आप उससे कह रहे हो कि गुस्सा क्यों है, आक्रोश क्यों है आपके शब्द में? भजन करें, भजन करें। मंदिर बनना था, 500 साल प्रतीक्षा हुई। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिए किसी मुल्क में। सारे विद्वान लोग बैठे, बता दीजिए किसी मुल्क की 80% आबादी को अपने सबसे बड़े प्रतीक के लिए, मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा हो। एक उदाहरण बता दीजिए मुझे। फिर ये सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि आपकी आवाज में मीठापन क्यों नहीं है, या आप ये क्यों नहीं कहते भाई देखो तुम्हें मेरी कसम मंदिर दे दो, मंदिर बन जान दो भैया, आप कचौड़ी खा लो, तुम्हें मेरी कसम। नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने टाट में देखा है रामलला को, मैंने देखा है। मैं 92 में वहां था, मैंने देखी है वो पीड़ा। मित्र माफ करिएगा नावेद भाई, मेरे स्वर में मिठास नहीं आ सकती। जिस बच्चे को उसके पिता छोड़ जाते हैं या मां छोड़ जाती है, क्या उस बच्चे के अपने जीवन काल तक कभी कड़वाहट नहीं जाती? माता पिता के जब भी प्रसंग आता है उसकी वाणी में कड़वाहट आती है, स्वाभाविक है, आना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है कि नहीं नहीं छोड़िए जान, कैसे छोड़ दे? हमने सालार जंग को नहीं देखा क्या, जिसकी मजार बना के पूछ रहे हैं? वो क्या करने आया था? कथा करने आया था यहां। गजनी का भांजा भतीजा तो था ना जिसने सोमनाथ को लूटा था। जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण की दिव्य रत्न जड़ित प्रतिमा को ले जाकर मस्जिद के सीढ़ी पर के अंदर चुनवा देना, और उसके बाद कहा जा रहा मीठा बोलो, तुम्हें मेरी कसम, शहद खाओ। नहीं भाई साहब, नहीं। जब तक पुशल्य क्रिया पूरी नहीं हो जाए तब तक दर्द नहीं जाता। देह का यही विज्ञान है। मेरी बात से सब सहमत होंगे। अगर फोड़ा है नावेद भाई, जब तक उसकी शल्य क्रिया नहीं होगी तब तक आराम नहीं आएगा। नहीं। मैंने बहुत से मुस्लिम विद्वानों को सुना, जब रिपोर्टिंग करता था तो उनके इंटरव्यूज भी किए, जिन्होंने कहा, विद्वान लोग थे मुसलमानों में, उसमें अली मियां जैसे लोग भी थे काबिल, कि भाई इन 3 स्थानों को छोड़ देना चाहिए। क्या? नहीं, नहीं हुआ। क्यों? बंटवारा किसकी जिद पर हुआ था? और एक बात, जो बात नावेद भाई कह रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा कि खतरा दलित कोई नहीं है। सबसे ज्यादा मंदिरों में पुजारी मारे गए वो दलित नहीं थे, नावेशिको। क्या? जिन जिन मंदिरों में मूर्तियों को जिह्व किया गया वहां के पुजारी मारे गए, वहां के कर्मकांडी पुरोहित ब्राह्मण मारे गए, वेदपाठी मारे गए। वो तो दलित नहीं थे। बटेंगे तो सब कटेंगे, इसको दलित तक बाइफरकेट मत करिए, केवल कन्फाइन मत करिए मित्र ना। एकजुट क्यों नहीं रहना चाहिए? अच्छा, हम करें दलित, पिछड़ा, मुसलमान, हिंदू सब छोड़िए, पार्टियों के चलते हो सकता है आप लोग ना बोले, लेकिन मेरी बात से जरूर दिल में सहमत होंगे। राज भाई भी आज गुस्से में आ गए, लेकिन जरूर सहमत होंगे, कहेंगे नहीं भाई बात ठीक कही। कनॉट प्लेस में बम विस्फोट हुआ था, सरोजनी नगर और बाराखंबा पर एक दौर में, नावेद भाई याद होगा आपको। ठीक, पाकिस्तानी लोगों ने पैसा भेजा और दिमाग दिया, क्या? लेकिन बम लगाने वाले कौन लोग थे? भारत के थे। क्या? भारत के थे। अयोध्या में बम विस्फोट हुआ था, कौन लोग थे? फैजाबाद में जो हुआ था, संकट मोचन मंदिर बनारस बम विस्फोट हुआ था, अफगानिस्तान वाले तो आए नहीं थे बम रखने, पैसा पाकिस्तान से आया था, लेकिन हाथ किसके था? स्लीपर सेल कौन थे? इसी देश के लोग थे कि नहीं थे? वो इंडियन सिटीजन थे कि नहीं थे?
इसीलिए ये कहना जरूरी है। पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मैं उस दिन वहां था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस कार के लिए पास किसने बनाया? पाकिस्तानी आदमी ने नहीं बनाया नावेद भाई, क्या हमारे देश के आदमी ने बनाया, पढ़ा लिखा आदमी था। क्या उसने नकली पास छाप दिया? क्या भूल जाए? उसको गुमराह नौजवान बोल दूं? नहीं, उसने एक नकली पास नहीं छापा, उसने भारत की शक्ति और सामर्थ्य पर थूकने की हिमाकत की थी, पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। कौन लोग थे वो? कहां से आए थे? इसलिए मैं कहता हूं कि यह नहीं स्वीकार्य हो सकता। एकता क्यों नहीं होनी चाहिए देश में? जो हिंदू है वो भी और मुसलमान भी सब भारत के प्रति एक रहे, इसमें क्या समस्या है? जो मुसलमान ये मानते हैं कि हम भारत की संतान हैं, तो उनको एक रहने में कोई समस्या मुझे नहीं लगता नेताओं को होगी, उनको नहीं होगी। एक रहेंगे तो देश के साथ रहेंगे, देश मजबूत रहेगा, इसमें क्या समस्या है? मैं तो बड़ा निराश हुआ जब मैंने सुना कहा गया कि भारत के इतिहास का सबसे गंदा नारा है ये। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है मित्र। जिन्ना का वो नारा कैसा था? सीधी लड़ाई, डायरेक्ट फाइट वाला, जिसमें कलकत्ता की गलियों में लाशें बिछ गई थी, वो अच्छा था। कभी उसको भी बोल दो फिर। क्या मैंने तो देखा था एक चुनाव से पहले जिन्ना की तारीफ हो गई थी, नावेद जी नहीं हो गई थी, बाद में वो गले पड़ गई थी तारीफ। नोआखाली में क्या हुआ? वो अच्छी चीजें थी। बम विस्फोटों का सिलसिला भारत ने, अभी ईश्वर की कृपा है कुछ समय कुछ वर्षों से, अन्यथा भीड़ के इलाकों में जाने में डर लगता था, पटाखे से फूटते थे बमों के। सरोजनी नगर का ब्लास्ट हुआ था, क्या हाहाकार मचा था, मैंने आंखों से देखा। बाराखंबा का ब्लास्ट मैंने आंखों से देखा। पार्लियामेंट का अटैक मैंने आंखों से देखा। नावेद भाई, उस दिन ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर ईश्वर रक्षा नहीं करता, मैं सिर्फ ईश्वर को क्रेडिट दूंगा, व्यक्ति को नहीं, तो भारत की समस्त राजनीतिक चेतना एक साथ समाप्त हो जाती। क्या एक साथ? ये तो अच्छा है कि सोनिया जी और वाजपेयी जी नहीं थे वहां, अन्यथा बाकी सब तो थे। मेज के नीचे छुप गए थे देश चलाने वाले, मेज के नीचे मारे डर के। क्या मुशर्रफ आए थे बंदूक लेके? नहीं ना। भुट्टो आए थे बंदूक लेके? नहीं ना। वो आतंकी यहीं के थे। भारत का नागरिक पाकिस्तान की योजना का हिस्सा न बने, ये कहना गुनाह है क्या? मत बटो, ये बोलना गुनाह है क्या? और मुझे लगता है कि अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह दुनिया के हर मुल्क को करना चाहिए, अपने नागरिकों से कहना चाहिए बटो नहीं। बटोगे तो अपमानित हो जाओगे, लांछित हो जाओगे। धन्यवाद।